नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण का भाग 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। बच्चों, भाग 1 में हमने ये जाना था कि तत्व, मिश्रण और यौगिक क्या क्या होते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, और जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। तो पिछले भाग में हमने जाना कि तत्व, मिश्रण, यौगिक क्या है, उनमें क्या अंतर है, और इस भाग में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई मिश्रण है उसके अवयवों को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, और पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। बच्चों, जब सुबह आप सभी को नाश्ता तो बहुत पसंद होगा, तो जब अगर माँ किसी दिन पोहा बना के लाती हैं और उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उसमें उन्होंने थोड़ी मूंगफली और मिर्च भी डाल करके बहुत अच्छा पोहा बना के आपको नाश्ते में देती हैं। और फिर लेकिन अगर आपको मिर्च नहीं पसंद हो तो आप क्या करते हैं? तो आप मिर्च को अलग कर देते हैं। सारा पोहा खा लेते हैं लेकिन जो मिर्च है उसको अलग कर देते हैं, यानी पृथक कर देते हैं। अच्छा बच्चों, आपने चाय को छानकर क्यों पिया जाता है और चावल बनाने से पहले हम उसे बीनते क्यों हैं? कभी सोचा है? सोचिए सोचिए। जी हाँ, क्योंकि जो चाय पत्ती है, चाय बनने के बाद वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाती, तो हम चाय से उसे छान लेते हैं। और चावल बनाने से पहले अगर उसमें कंकड़ पत्थर होगा तो वो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसे हम बीन करके अलग कर देते हैं, यानी कि पृथक कर देते हैं। तो पृथक्करण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? तो हानिकारक तत्वों को मिश्रण से अलग करने के लिए। जैसे कि अगर आपके अनाज में कंकड़ पत्थर होगा तो उसे आपको अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए अशुद्धियों को हम अलग करते हैं, इसलिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है, यानी हानिकारक तत्वों को मिश्रण से अलग करने के लिए। दूसरा, अगर कोई अनुपयोगी तत्व हो मिश्रण में तो उनको भी पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे चाय पत्ती को हम चाय से छानकर अलग कर लेते हैं। और अगर मिश्रण में दोनों ही तत्व, अवयव जो उपस्थित हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमें दोनों अलग अलग चाहिए, तब भी हमें पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। तब आप समझे कि पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे कि पृथक्करण को हम किस तरह परिभाषित करेंगे। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को हम पृथक्करण कहते हैं। और पृथक्करण हम किस आधार पर करते हैं? अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि गुणों के आधार पर हम मिश्रण से अवयवों को पृथक करते हैं, और ये पृथक्करण विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं कि पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आइए हम इसके चार्ट द्वारा इसे समझते हैं। तो पृथक्करण की विभिन्न विधियां। बच्चों, अगर जो मिश्रण है उसमें दोनों ही ठोस पदार्थ हो और ठोस में से ही ठोस को अलग करना हो तो कौन सी विधि हम प्रयोग करेंगे? तो उन विधियों के नाम है फटकना, ओसाना, थ्रेशिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन। तो ये सारी विधियां हैं जब हम ठोस पदार्थ से ही ठोस को अलग कर रहे हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में मिला हुआ हो और वो अघुलनशील हो, यानी अघुलनशील ठोस पदार्थ को अगर द्रव से अलग करना हो तो हम जिन विधियों का प्रयोग करेंगे वो है तलछटीकरण, निथारना, छानना और अपकेंद्रण। और अगर बच्चों द्रव में कोई ठोस घुला हुआ हो, जैसे कि अगर पानी में नमक घुल जाता है, अगर उसे अलग करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तब हम जो विधि प्रयोग करते हैं वो विधियां हैं वाष्पन, आसवन, क्रिस्टलीकरण। इसके अतिरिक्त 2 अन्य विधियां हैं, जिसे एक है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें हम चुंबक की सहायता से लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को मिश्रण में से अलग करते हैं। और अगर रंगों का पृथक करना है, अगर रंगों का मिश्रण है, तो जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। तो अब बच्चों, हम एक एक करके इन सारी विधियों के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहली विधि है फटकना और ओसाना। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से
आपने घरों में भी देखा होगा कि कई बार हमारी माँ, हमारी दादियों को आपने गेहूं को यूं फटकते हुए सूप में देखा होगा। तो जिस तरह आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से बूढ़ी दादी गेहूं को फटक रही है। तो फटकने की इस प्रक्रिया में क्या कर रही है कि वह प्रक्रिया जिसमें मिश्रण में से हवा को बहाकर मिश्रण की जो हल्की अशुद्धियां हैं उनको अलग किया जाता है, उसे फटकना कहते हैं। घरों में अक्सर हमने अपनी दादी माओ को या माँ को देखा है कि वो जे गेहूं है या चावल है तो उसको सूप में, इस सूप की सहायता से फटकती हैं, तो जो हल्की अशुद्धि होती है वो गिर जाती है बाहर और उससे अनाज को हम अलग कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आपने खेतों में किसानों को भी वायु की सहायता से अनाज को साफ करते हुए देखा है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये किसान या एक महिला जो है ऊंची जगह पर खड़ी है और इस तरीके से सूप से अनाज को गिरा रही हैं और पीछे से हवा चल रही है। तो जो हवा पीछे से चल रही है तो जो अनाज गिर रहा है उसमें जो भी हल्की अशुद्धियां हैं वो हवा के माध्यम से दूर गिर जा रही हैं। तो इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। यानी भूसा युक्त अनाज को लेकर जब हम ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं और हवा की सहायता से हल्की अशुद्धियों को अनाज से अलग करते हैं तो ये विधि जो है ये ओसाना कहलाती है। तो चित्र में आपने देख रहे हैं और गांव में भी अक्सर आपने देखा होगा कि ओसाना की ये जो विधि है ये अक्सर लोग गांव में प्रयोग करते हैं और इसमें सूप की सहायता से हम ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के हवा बहती है, अनाज चूंकि भारी कण होता है तो पास में गिर जाता है और हल्की अशुद्धियां दूर गिर जाती हैं। तो इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। अच्छा बच्चों, कभी जब आप खेतों में गए हैं तो आपने देखा है कि जब फसल हो जाती है तो उसकी कटाई हो जाती है और कटाई के बाद पौधों को अनाज से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? कभी सोचा है कि पौधे से अनाज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो अनाज की बालियां हैं, गेहूं की बालियां हैं, इसको हम कैसे पौधे से अलग करेंगे। तो इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि का नाम है थ्रेशिंग। क्या नाम है? थ्रेशिंग। इस विधि में अनाज के कणों को अलग करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों पर या लकड़ी के पट्टों पर अनाज के इस पौधे को पीटा जाता है और जब पीटा जाता है तो जो अनाज के कण होते हैं वो पौधे से अलग हो जाते हैं और इस विधि को थ्रेशिंग कहा जाता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से किसान अनाज की इस गट्ठर को बिल्कुल पीट रहा है पत्थर पर और लकड़ी के पट्टे पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनाज जो है वो पौधों से अलग हो जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं और आजकल तो बच्चों थ्रेशिंग मशीन्स का प्रयोग होता है। अक्सर आपने गांव में देखा होगा कि अब तो मशीनों के प्रयोग से हम अनाज को पौधे की बालियों से, पौधों से अलग कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान और बहुत ही समय इसमें कम लगता है जब हम इसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो आज के किसान मशीनों की सहायता से अनाज को पौधे से अलग कर लेते हैं और यह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है और इन मशीनों को थ्रेशर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो आपने घरों में अक्सर देखा होगा कि जब माँ लोग चावल या दादी चावल या दाल बनाने जान रही होती तो एक बार उसे बीन लेती हैं ताकि अगर कोई कंकड़ पत्थर हो तो उसे निकाल दें। तो जब अशुद्धियों की मात्रा कम होती है तो हम उन्हें बीन करके निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार इस विधि को हम बीनना कहते हैं। जैसे दाल, चावल, गेहूं आदि में अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि को हम बीन करके अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को बीनना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीनना या पिकिंग कहते हैं। और अक्सर हमने, जो भी माएँ हमारी हैं, दाल चावल बनाते समय हमने करते हुए उन्हें देखा है। तो ये विधि है बीनना। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि कभी आपने मकान बनते हुए देखा है? तो अक्सर जब मकान बन रहा होता है तो बालू को मजदूर जो होते हैं, एक बड़ी सी जाली होती है, उसमें बालू डाल करके गिरा रहे होते हैं और जो कंकड़ पत्थर होते हैं उस बालू से उस पूरी जाली पर आ जाते हैं और बालू नीचे इकट्ठा हो जाती है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो मजदूर है ये बालू को छान रहा है। तो अब ये क्या है, एक जाली की सहायता से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चालना। कि वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न भिन्न आकार के घटकों को छिद्र वाले
चलना या जाली की सहायता से हम अलग करते हैं उसे चालना कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये प्रक्रिया क्या आपने कभी अपने घर में होते हुए देखी है? सोचिए सोचिए। जी हाँ, याद आ गया ना? हाँ बच्चों, जब माएँ रोटी बनाने से पहले आटा चाल रही होती हैं, देखा है एक चलनी होती है घर में जिसमें आटा डाल के आटा को हम चालते हैं और उसमें आटे को हम चोकर से अलग करते हैं, क्योंकि आटा का जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, तो वो जाली या चलनी से नीचे आ जाते हैं, और जो चोकर होता है उसके कण बड़े होते हैं, तो वो चलनी में ही फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस तरह से चालना विधि द्वारा हम आटे में से चोकर को अलग कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा भी एक जगह आपने और देखा होगा चालना, मूंगफली खाते हैं। हाँ, जब आप मूंगफली लेने जाते हैं सर्दियों के मौसम में, अक्सर जो हम देखते हैं भुनी हुई गरम गरम मूंगफली खाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, मूंगफली को बालू में भूना जा रहा होता है और उसके बाद एक बड़ा सा चलना होता है, उसमें हम डालते हैं तो बालू जो है वो नीचे गिर जाता है उस जाली से, और जो मूंगफली है वो उस चलने पर रह जाती है और गरम गरम मूंगफलियाँ हम वही लेकर के खाते हैं, है ना। याद आया? तो ये जो विधि है, इस विधि का नाम है चालना, इसे सीविंग कहते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कपूर देखा है? देखा तो ज़रूर होगा। हाँ, वही जो पूजा में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो वो तो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? और ऊनी कपड़ों में माएँ अक्सर जो सफ़ेद रंग की गोलियां डालती हैं, आपको पता है वो गोलियां कौन सी होती हैं? हाँ, नेफ्थलीन की गोलियां, बिल्कुल। लेकिन ये भी कुछ समय बाद उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो ये बिना द्रव में पतले हुए सीधे भाप बन के उड़ जाता है, और नेफ्थलीन की गोलियां भी गर्माहट पाने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप जानते हैं इस विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, इस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में से सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि में क्या होता है बच्चों कि जो ठोस पदार्थ है उसको गर्म करने पर वह बिना द्रव में परिवर्तित हुए वह सीधे वाष्प में बदल जाता है, और ठंडा होने पर जो वाष्प है वो सीधे ठोस में बदल जाता है, और ये प्रक्रिया जो है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर को हम गर्म करें तो वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब ये विधि कैसे उपयोगी है? मान लीजिए बच्चों कि कपूर और नमक दोनों का अगर चूरा हो, देखने में एक जैसे है, अगर उनका मिश्रण हो, उन्हें अलग करना हो, तब हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? सोचिए सोचिए। जी हाँ, हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि को चलिए आइए मैं इस चित्र द्वारा इस प्रयोग में जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमने कांच की एक प्याली है, उसमें कपूर और नमक का मिश्रण लिया हुआ है, और उसके ऊपर हम एक जो कीप है उसे उल्टा करके रख देते हैं, और जो कीप का मुंह है उस पर हम रुई को गीला करके उस मुंह को बंद कर देते हैं। तो क्या होगा कि जब भाप बनेगी तो वो उस नली में जाके रुई जो है, जो गीली रुई है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। तो जब हम इस प्याली में जो कपूर और नमक का मिश्रण है इसे गरम करते हैं तो क्या होता है, जो कपूर होता है वो भाप बन के उड़ने लगता है, और इस नली से होता हुआ वो जाकर के रुई के भाग जो गीला है वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद ये जो वाष्प है चूंकि ठंडी रुई है तो वहाँ पर टकराती है और पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम नमक और कपूर के मिश्रण में से कपूर को पृथक कर लेते हैं। तो ये विधि जो है ये हमारी ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग। हाँ बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जाना था कि जब ठोस में से ही ठोस को पृथक करना हो। अब यदि कोई द्रव आ जाए और द्रव में से किसी अघुलनशील ठोस को पृथक करना हो, तब हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सोचिए सोचिए। हाँ, तो जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो है तलछटीकरण और निथारना। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई अघुलनशील ठोस किसी द्रव में मिला हुआ होता है, और जैसे पानी और बालू का मिश्रण
तो आइए इसे एक गतिविधि द्वारा हम समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ मेरे पास एक मिश्रण है पानी और बालू का। तो आप देख सकते हैं ये पानी और बालू का मिश्रण है, और इस पानी और बालू के मिश्रण में आप देख सकते हैं ठोस के कण हैं लेकिन पानी में घुले हुए हैं। और मेरे पास एक खाली ग्लास है, एक बीकर है, और क्या करती हूँ मैं कि थोड़ी देर ये जो मेरे पास बालू और पानी का मिश्रण है इसको जब मैं थोड़ी देर रख देती हूँ तो क्या होता है कि ये जो ठोस अशुद्धियाँ हैं बच्चों, ये ठोस अशुद्धियाँ धीरे धीरे तली में इकट्ठा होने लगती हैं। तो कुछ समय के पश्चात ये इस प्रकार से दिखाई देंगी। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो अशुद्धियाँ हैं ये तली में बैठ गई हैं। तो पहले जो आपका पूरा जो ठोस के कण पूरे पानी में थे, थोड़ी देर आपने इसको छोड़ा तो ये अशुद्धियाँ तली में बैठ गईं। तो तली में बैठने की इस प्रक्रिया को हम तलछटीकरण कहते हैं, यानी अविलेय ठोस पदार्थ को पेंदी में बैठना तलछटीकरण कहलाता है। और उसके बाद बच्चों, हम इस मिश्रण को बिना हिलाए हुए धीरे धीरे इस पानी के मिश्रण को एक अन्य ग्लास में अलग कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है निथारना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पेंदी में अविलेय ठोस पदार्थ थे बैठे थे तो ये अलग हो गए, और जो पानी हमें प्राप्त हुआ ये पानी जो है, अभी भी आप इसमें देखेंगे कुछ अघुलनशील बहुत ही छोटी अशुद्धियाँ अभी भी इसमें विद्यमान हैं। अब इसको अलग करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे फिल्ट्रेशन या छानना कहते हैं। तो बच्चों, इस विधि में हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये जो कागज़ है इसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं। इस फिल्टर पेपर की सहायता से हम इस जो ठोस के जो कण, बहुत ही छोटे कण जो रह रहे हैं इस पानी में, उसे पृथक करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि मेरे पास ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है, और इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे मैंने इस बीकर को रखा, और इसमें मैंने इस कागज़ को, फिल्टर पेपर को यूं इस तरह से मोड़ करके लगा दिया। बच्चों, इस फिल्टर पेपर को मोड़ करके हमने इस फनल में इस तरह से लगा देते हैं, और उसके बाद हम इस तरह से इस फनल को इस पर रखते हैं। और जो ये पानी है जिसमें थोड़ी अशुद्धियाँ रह रही हैं वो हम पानी इसमें डालते हैं। तो फिल्टर पेपर की सहायता से हम इस पानी में से ये जो ठोस अशुद्धियाँ हैं इसे अलग करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, जो पानी नीचे हमें प्राप्त होता है वो पानी बिल्कुल साफ होता है, और हम ये देखेंगे कि जो अशुद्धियाँ हैं वो इस फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये विधि जो है बच्चों, ये छानना कहलाती है। अभी थोड़ी देर में जब ये छन जाएगा सारा पानी, तो जो ठोस के अविलेय जो कण हैं वो इस फिल्टर पेपर पर इकट्ठा हो जाएंगे। और आपको पता है बच्चों कि कई बार सूती कपड़ों का भी प्रयोग छानने में किया जाता है। अच्छा बच्चों, तो आपने ये देखा है कि ये जो फिल्टर है इसका उपयोग आपके घरों में भी होता है? हाँ, सोचिए सोचिए, जो पानी आप पीते हैं वो साफ पानी आपको कहाँ से प्राप्त होता है? जी हाँ, जो फिल्टर है वो फिल्टर जो आपके घरों में आरओ प्यूरीफायर लगा होता है वहाँ से प्राप्त होता है। और जो आरओ प्यूरीफायर है वो भी विभिन्न प्रकार के उसमें फिल्टर लगे होते हैं, और फिल्टर में महीन मेम्ब्रेन्स या झिल्लियाँ होती हैं जिनकी सहायता से पानी छनता है, और वो झिल्लियाँ या मेम्ब्रेन या आप उसे फिल्टर कहिए, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं को भी पार नहीं होने देती। तो जो पानी हमें छनकर मिलता है वो पूर्णतः शुद्ध होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा पानी छन गया है, और इस फिल्टर पेपर में ये सारी जो अशुद्धियाँ हैं वो इकट्ठा हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी अशुद्धियाँ इस फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो गई हैं। तो इस फिल्टर पेपर की सहायता से हमने जो अविलेय ठोस पदार्थ थे उसको द्रव से पृथक कर लिया। तो अब आप समझ में आया कि इस फिल्टर पेपर की सहायता से हमने उस पृथक कर लिया अविलेय ठोस पदार्थों को। तो यह विधि जो है बच्चों छानना कहलाती है। तो छानना को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें मिश्रण में से सूक्ष्म आकार के अघुलनशील पदार्थों को द्रव से फिल्टर पेपर की सहायता से हम अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को छानना कहते हैं। फलों सब्जों के रस से बीजों को छन्नी द्वारा भी छानकर अलग किया जाता है।
छनने का चयन मिश्रण के कणों के आकार के अनुसार करते हैं। तो ये विधि थी हमारी छानना। अब बच्चों, आपको मक्खन तो बहुत ही पसंद होगा, है ना? तो कभी सोचा है कि ये मक्खन हमें कैसे प्राप्त होता है? सोचिए सोचिए। हाँ, जब माएँ दूध या दही को खूब तेजी से मथती हैं मथनी के द्वारा, तो हमें मक्खन प्राप्त होता है। तो दूध में से मक्खन निकालने के लिए दूध को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथा जाता है, और जिससे मक्खन जो है वो दूध से अलग हो जाता है। तो दूध के चिकनाई के जो हल्के कण होते हैं वो दूध में निलंबित रहते हैं, और जब इसे मथनी द्वारा तेजी से घुमाया जाता है, मथा जाता है, तो ये कण हल्के हैं तो ऊपर आ जाते हैं, और भारी कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से जो है हम मक्खन है उसको दूध से अलग कर लेते हैं, और ये प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। और ये प्रक्रिया हम कभी प्रयोग करते हैं जब दोनों ही मिश्रण जो अवयव हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि घर में जब माएँ दही या दूध को मथती है मथनी के द्वारा, तो हम मक्खन प्राप्त होता है। और बच्चों, ये छाछ भी प्राप्त करने के काम आती है। तो इस विधि का प्रयोग हम दूध दही से मक्खन छाछ प्राप्त करने में करते हैं। अगली बार जब माँ आपके लिए मक्खन निकाले तो आप माँ को ज़रूर बताना कि माँ, इस विधि का नाम है अपकेंद्रण। क्या नाम है इस विधि का? अपकेंद्रण। जी हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके द्वारा आपको बहुत ही स्वादिष्ट मक्खन प्राप्त होता है। अब बच्चों, अब आ गया वो विधि जिसमें अगर कोई द्रव में पदार्थ घुला हुआ हो, कोई ठोस पदार्थ अगर पानी में घुल गया हो, जैसे पानी में मैंने नमक घोल दिया। अब अगर हमें नमक को अलग करना हो, तब हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तब जो विधि प्रयोग करते हैं वो है वाष्पन। जब घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना होता है तो हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है वाष्पन। और वाष्पन विधि के द्वारा ही बच्चों समुद्र के जल से हम नमक प्राप्त करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जो जल होता है वो तेज गर्म किया जाता है, धूप में भी गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से। तो क्या होता है, जो द्रव है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन, और यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। बच्चों, ये प्रक्रिया आपने रोज अपने घर में भी देखते हैं। कहाँ? जब कपड़े फैलाते हैं, जो गीले कपड़े हम धूप में सुखाने के लिए डालते हैं, तो वहां पे भी यही प्रक्रिया होती है। तो यही वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा जो द्रव है वो भाप बन करके उड़ जाता है। तो यह प्रक्रिया आपकी वाष्पन कहलाती है। तो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। और अगर यही भाप किसी ठंडी सतह से टकराती है तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन या कंडेंसेशन। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जब हम कभी किसी भगोने में पानी को गर्म कर रहे होते हैं और अगर वहां पर एक प्लेट रख देते हैं, तो जो भाप की बूंदें हैं जब इस प्लेट से टकराती हैं तो आप देखेंगे कि प्लेट पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो वो क्या होता है, तो वो जो भाप है वो ठंडी सतह से टकराकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है? द्रव का भाप में बदलना। तो द्रव का भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। और भाप का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। इस बात को समझिए और याद रखिएगा कि द्रव जो है, लिक्विड जब वेपर में परिवर्तित हो रहा है, यानी वाष्प में, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो वो प्रक्रिया वाष्पन है, और जब वाष्प द्रव में परिवर्तित हो रही है वो प्रक्रिया संघनन कहलाती है। कई बार कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें हम वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करते हैं, तो यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आसवन। जो शुद्ध द्रव हम प्राप्त करते हैं वह इसी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। अच्छा बच्चों, आप सभी को तो खूब पसंद होगी रंग बिरंगी टॉफियां। अच्छा, है ना पसंद? तो ये किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? ये जिस विधि द्वारा प्राप्त होती है उसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो जब किसी द्रव में बहुत अधिक मात्रा में
कोई ठोस पदार्थ घुला हुआ रहता है और सांद्र विलयन बनाता है, तो इस सांद्र विलयन में से ठोस पदार्थ और द्रव को अलग करने के लिए जिस विधि को हम काम में लाते हैं उसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। जैसे बच्चों आप लोगों ने फिटकरी देखा होगा, हाँ, ये इसी विधि से प्राप्त होती है। और चाशनी से शक्कर, याद आया ना, जो चाशनी से शक्कर बनती है वो भी इसी विधि द्वारा प्राप्त होती है। और बच्चों आपको मिश्री भी पसंद होगी, मिश्री भी इसी विधि द्वारा प्राप्त होती है। अब बच्चों एक और विधि है जिसे चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। आप सभी ने चुंबक तो देखा ही होगा। चुंबक क्या करता है? चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो जब हम लोहे या लोहे से बने हुए वस्तुओं को एक चुंबक के द्वारा पृथक करते हैं तो यह विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। जैसे मैंने एक मिश्रण लिया, इसमें कुछ लोहे के छीलन और लोहे की कीलें हैं जो कि नमक में मिली हुई हैं। तो इस मिश्रण में से जब मैं चुंबक की सहायता से इस पूरे मिश्रण में से लोहे की चीज़ को अलग कर ले रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो भी लोहे के पदार्थ थे वो इस चुंबक में चिपक गए और इस चुंबक के द्वारा इस मिश्रण में से मैंने इस लोहे को अलग कर लिया। तो इस तरह से चुंबक की सहायता से मिश्रण से लोहे की बनी वस्तुओं को जो हम अलग करते हैं, इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो बच्चों अब एक और विधि, आपको रंग तो बहुत पसंद होंगे, तो रंगों को अगर अलग करना हो तो हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह विधि है क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है बच्चों? क्रोमा का अर्थ होता है रंग और ग्राफ का अर्थ प्लेटिंग से होता है, अर्थात रंगों के आधार पर हम पदार्थ को पृथक करना हो तो हम पृथक्करण या क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नीला और पीला रंग मिलकर के हरा रंग बनाते हैं, लाल और पीला रंग मिलकर नारंगी रंग बनाते हैं। अगर इन्हें अलग करना हो तो हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? पृथक्करण की, तो हम उसे क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। तो इस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी, जिसकी सहायता से हम नीली स्याही से रंगों को इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब बच्चों हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि हम पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। ठोस पदार्थों से ठोस को अलग करना हो तो उसके लिए फटकना, ओसाना, थ्रेशिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन। अघुलनशील ठोस पदार्थों से द्रव को अलग करना हो तो तलछटीकरण, निथारना, छानना, अपकेंद्रण। और घुलनशील ठोस पदार्थों से अगर द्रव को अलग करना हो तो उसके लिए वाष्पन, आसवन और क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त दो विधियां और हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि और रंगों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि। तो अब बच्चों अब आप बताइए, एक मिश्रण दिया है तो हम उसे कैसे पृथक करेंगे? नमक और पानी के मिश्रण को? जी हाँ, वाष्पन विधि द्वारा। बालू और लोहे के छीलन का मिश्रण हो तो किसके द्वारा? जी हाँ, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। दूध से क्रीम को अलग करना हो तो अब केंद्रण विधि। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और अनाज से कंकड़ पत्थर को अलग करना हो तो हम किस विधि द्वारा करेंगे? बीनना। जी हाँ। और नीली स्याही से अगर रंगों को अलग करना हो तो कौन सी विधि बताई थी बच्चों? याद करिए, क्रोमेटोग्राफी। जी हाँ, तो इन सब विधियों द्वारा हम पृथक्करण कर सकते हैं। अगर मिश्रण में तत्व मिले हैं तो उनको हम इन विभिन्न विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। अब बच्चों अब आप गृह कार्य में क्या करेंगे? तो गृह कार्य में आप सभी बच्चे जो प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 को कॉपी में करेंगे। और बच्चों आप सभी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के एक चार्ट पेपर पे सुंदर सी रंगोली बनाएंगे। किसकी सहायता से? विभिन्न रंगों की सहायता से, और अपने भाई बहनों का सहयोग करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है और हम फिर से मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।